हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन क्रूशियल केमिस्ट्री। तो हम इलेक्ट्रोमैरिक इफ़ेक्ट पढ़ रहे थे, उसकी एप्लीकेशन में हमारी सेकंड एप्लीकेशन थी बेसिसिटी। देखिए, बेसिसिटी का मतलब क्या था? बेस की कहीं ना कहीं बात तो हो ही रही होगी। और बेस क्या होता है, हम क्या कहते हैं? देखो, एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बट बेस क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, तो अच्छा बेस कौन हुआ? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, अब देखिए, बेस भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कि नहीं? बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, बट डिफरेंस कहाँ पे आता है? देखिए, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में डोनेट करते हैं? या तो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में या लोन पेयर के फॉर्म में डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं? 2H+। ठीक है, बेस जो है नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर डोनेट करता है किसको? H को। और जो न्यूक्लियोफाइल होता है, इट डोनेट नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर टू everyone एक्सेप्ट H+। ठीक, न्यूक्लियोफाइल H+ के अलावा सबको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बट बेस जो होता है वो सिर्फ H+ को ही डोनेट करता है। 2H+ ओनली लिख लो आगे, समझ पाए? ये मेन डिफरेंस होता है बेस और न्यूक्लियोफाइल में। अब देखिए, ये जो होता है ये हिंड्रेंस, इसके लिए हिंड्रेंस मैटर करती है। इसके लिए हिंड्रेंस डज नॉट मैटर। ठीक है भाई, देखिए, आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो इसको एक अच्छी सी ऐसे टेबल के फॉर्म में इसको लिख लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, एक टेबल के फॉर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेस और न्यूक्लियोफाइल का मेन डिफरेंस यही है, दोनों। ये तो कॉमन है फर्स्ट वाला, बट ये दो मेन डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंड्रेंस मैटर करती है, इस वजह से ये पाथ डिपेंडेंट होता है और ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता रास्ते में कुछ भी हो, इसको फ़र्क पड़ता है रास्ते में भारी चीज़ें होंगी तो ये नहीं डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट के लिए। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि बेस क्या है न्यूक्लियोफाइल का, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो बेसिसिटी बेसिकली यही है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। ठीक, एक एग्जाम्पल इसका करिए। इसमें से आपको ये बताना है कि अच्छा बेस कौन सा है। ठीक, कैसे पता करेंगे? बेस मतलब क्या भाई? देखिए, लोन पेयर तो है, सबके पास है। अब लोन पेयर जो आसानी से डोनेट कर देगा वही अच्छा बेस है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आप लोग देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी BCNOF नियॉन। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है। ठीक है, देखो, जब मैं कोई एक ऐसा पॉइंट बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ कर रही है तो आप लोग घबराया बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जब हम लोग पीरियोडिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ लेंगे। अभी यहाँ पे यूज़ हुई है एक छोटी सी बात, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दी।
जब आपका कंप्लीट केमिस्ट्री का ये वाला कोर्स बेसिक केमिस्ट्री का कंप्लीट होगा तो फिर आप लोग भी मेरी तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह से आप लोग इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनिक में यूज़ कर लेंगे, फिजिकल के कॉन्सेप्ट को इनऑर्गेनिक में, इसी तरह आपस में यूज़ करके क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर ले जाओगे। बट स्टार्टिंग है तो जो क्वेश्चन पे मैं कोई कॉन्सेप्ट अगर बता भी रही हूँ तो इसको अपनी लैंग्वेज में वहीं लिख लीजिए, ठीक। मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। शेयर्ड पेयर इसमें क्या है? यही वाले तो हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन, ठीक। और अपने भाई देखिए, जब ये अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को तो टाइटली पकड़ के ही रखता है, शेयर्ड पे दूसरे के भी इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के रखता है, ठीक है। तो अब देखिए, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, फिर ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की और ज़्यादा। मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, तब ऑक्सीजन की, देन नाइट्रोजन की ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने देगा ही नहीं। ये थोड़ा दे सकता है, ये तो आराम से दे देगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेसिसिटी का ऑर्डर भी क्या हो गया? यही, ठीक है। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल इम्पॉर्टेंट था। एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि एग्ज़ाम में उस पर क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखने में कुछ लगता है और होता कुछ और है। ठीक है, ABCD, ठीक। आपको बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा? देखिए, सबसे ज़्यादा बेसिक आपको क्या लगता है? ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, क्योंकि इस पे दो ही मिथाइल ग्रुप लगे हैं, दो ही मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। इस पे एक ही बढ़ा रहा है और इस पे तो कोई है ही नहीं मिथाइल। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए जनरल, बट गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। जब अमोनिया गैस के फॉर्म में होगा तब ये ऑर्डर होता है। जब यही अमोनिया तब जब ये लिक्विड के फॉर्म में होगा तब ऑर्डर ये हो जाएगा। मतलब ये बी जो है इधर चला आता है, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में। लिक्विड में ऐसा क्या हो जाता है भाई? देखिए, आप लोग गैस की अगर बात करें तो गैस में एटम्स, मॉलिक्यूल सब बहुत दूर दूर होते हैं। एक कंटेनर मैंने लिया, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे ना। अब फिर मैंने एक कंटेनर ले लिया, इसमें गैस थी। अब मैंने एक कंटेनर ले लिया लिक्विड वाला, इसमें मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास पास होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा अच्छा होगा ना। मॉलिक्यूल काफ़ी पास पास, गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। लिक्विड की मैं बात कर रही थी। लिक्विड में क्या होता है? देखो, ये टर्शरी है, अमोनिया ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, और ये 0 डिग्री, ठीक है। तो लिक्विड वाले में सेकेंडरी अमोनिया जो है वो ज़्यादा अच्छा बेस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू टर्शरी अमोनिया। क्यों? इसलिए क्योंकि जब हम एक कंटेनर में हमने अमोनिया ले रखे हैं और इसमें लिक्विड है, लिक्विड में क्या होता है कि ये जो टर्शरी अमोनिया है ये बहुत बल्की हो जाता है। बल्की होने की वजह से क्या होता है कि देखो, मैंने बेस आपको बताया था। बेस क्या होता है? हिंड्रेंस सेंसिटिव।
हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, उस पर हिंड्रेंस मैटर करती है। तो ये बल्कि होता है, इस वजह से यहाँ हिंड्रेंस होने लगती है। हिंड्रेंस की वजह से सेकेंडरी टर्शरी से आगे आ जाता है। ये थोड़ा अच्छा भी, ये आसानी से डोनेट कर देगा लोन पेयर। यहाँ पे हिंड्रेंस होती है तो ये किसी को डोनेट ही नहीं कर पाता ना। भाई देखो, अगर आप लोग थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देखिए तो ये किस तरह से, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ये लोन पेयर सब जगह। तो होता क्या है कि इतना बल्कि हो जाता है कि ये लोन पेयर अकेला जो है वो चारों तरफ से घिर जाता है ना, तो ये आसानी से डोनेट नहीं हो पाता। इस वजह से सेकेंडरी जो है लिक्विड की कंडीशन में ज़्यादा अच्छा बेस हो जाता है। तो ये आपका एक बेसिसिटी का एग्जांपल था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग अपने चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है भाई? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है रोटेशनल बैरियर एनर्जी। ठीक, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए, रोटेशनल बैरियर की बात हो रही होगी कहीं ना कहीं। इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि इट इज़ अप्लाई ओनली फॉर डबल बॉन्ड। देखिए, आप लोग फुल फॉर्म में लिखा करिए डबल बॉन्ड, नहीं तो भूलोगे बाद में। मैं बता रही हूँ कि डीबी क्या है, सीबी क्या है, कुछ नहीं याद रहेगा। तो ये एक बात हो गई कि रोटेशनल बैरियर एनर्जी सिर्फ डबल बॉन्ड पे ही अप्लाई होती है। ठीक, अब ये होती क्या है? रोटेशनल बैरियर एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच, फुल ही लिखो इसको, विच यूज टू ब्रेक पाई बॉन्ड। ठीक है, रोटेशनल बैरियर एनर्जी वो है जो पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज़ होती है। जैसे मैंने एक मिथाइल मॉलिक्यूल ले लिया, इथाइल मतलब, सॉरी मैंने मिथाइल गलती से बोल दिया, इथाइल। तो मैंने एक इथाइल मॉलिक्यूल ले लिया, फिर यहाँ पे क्या है आपका पाई बॉन्ड, ये सिग्मा, बाकी सारे सिग्मा है। यहाँ पे देखो अप्लाई ओनली फॉर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी की ज़रूरत है वही एनर्जी होती है रोटेशनल बैरियर एनर्जी। ठीक, अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, मैंने एक बनाया सिंगल बॉन्ड, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1। मैंने एक बनाया इस तरह से 1.5 बॉन्ड बोलें अगर इसको, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा। यहाँ पे कंप्लीट डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, इसलिए ये इस तरह से। यहाँ पे बॉन्ड कितना है 3। अब इससे ज़्यादा तो होता नहीं भाई। अच्छा हाँ, ट्रिपल बॉन्ड के अलावा ये 4 वाला बॉन्ड भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे देखो सिग्मा होता है, पाई होता है, फिर पाई होता है और एक होता है डेल्टा बॉन्ड ना। डेल्टा बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड होता है, हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ये जीओसी का पार्ट नहीं है तो यहाँ नहीं मैं बताऊँगी, वहीं पे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डीलोकेलाइज डबल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं डीलोकेलाइज ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आप देखिए ऊपर से नीचे जब आप आएंगे तो आप क्या देखेंगे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो मैंने एक एप्लीकेशन लिखवाई है उसको यहीं पे समझ लो। बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्गनेस, पावर, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बढ़ रहा है।
ठीक है, बॉन्ड की स्ट्रॉन्गनेस बढ़ रही है या बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो जब बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है तो रोटेशनल बैरियर एनर्जी भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी भाई, ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है तो इसको तोड़ने में भी तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसलिए रोटेशनल बैरियर एनर्जी भी आपकी इंक्रीज़ होगी। बॉन्ड लेंथ घटेगी भैया, क्यों, सिंगल बॉन्ड होता है इस तरह से, डबल बॉन्ड जब होगा तो थोड़ा छोटा होगा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग हो गया ना, इलेक्ट्रॉन और टाइटली पकड़ लिए, इस वजह से। जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो और छोटा होगा, ठीक, इस वजह से। तो यहाँ पे ये एक आपकी रोटेशनल एनर्जी बैरियर की बात हो गई कि यहाँ पे जैसे जैसे आप बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जैसे जैसे आप बॉन्ड बढ़ाएंगे, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ आपकी कम होगी और रोटेशनल एनर्जी बैरियर जो है वो आपका बढ़ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि बॉन्ड ऑर्डर आपका जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रोटेशनल बैरियर एनर्जी के। यही तो देख रहे हैं भाई, बॉन्ड ऑर्डर जो नीचे जाने पे बढ़ रहा था ना, 1 2 3 करके बढ़ रहा था, तो रोटेशनल बैरियर एनर्जी भी आपकी बढ़ रही थी। बट ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के। ये एक फॉर्मूला है, इसको आप लोग बॉक्स बना के अपने नोट्स में डाल लीजिएगा। या देखो, बॉक्स वगैरह बनाया करो ना तो थोड़ा स्केच पेन वगैरह का यूज़ कर लिया करो ताकि थोड़ा हाईलाइट हो। जब आप नोट्स खोलें आपकी नज़र अपने आप फॉर्मूले पे चली जाए, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं यहीं पे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये थोड़ा पास में लिखती हूँ, आदत पड़ी है यहाँ से लिखना शुरू करने की और फिर वो दूसरी तरफ ही, मतलब स्क्रीन से ही बाहर चला जाता है मॉलिक्यूल। तो ये इन दोनों में हाई रोटेशनल बॉन्ड एनर्जी किसकी है, मतलब हमें बताना है रोटेशनल बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। कैसे बताएंगे, ये आपका ए है, ये इसको आप बी मानो। देखो ये एल्कीन है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं, 3। ये भी एल्कीन है तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं, 0। हमने क्या बोला, हाइपर कॉन्जुगेशन रोटेशनल एनर्जी बैर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है तो रोटेशनल एनर्जी बैरियर बी का कम हो जाएगा ए से, वही सिंपल सी बात है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, इन्हीं को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बुक्स आप लोग उठाएंगे तो आपको वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। कॉन्सेप्ट बस इतना ही था जो कि आपने समझ लिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। सो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखो, हीट की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं एनर्जी है ये। तो हीट ऑफ एनर्जी क्या हो, हाइड्रोजनेशन का मतलब आप होता है एडिशन ऑफ H2। देखो TiO शन लगा है तो ये हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस है। और प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अकर इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। ये आपकी डेफिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब क्या है, इसको आप लोग थोड़ा सा स्टार बना के नोट करिए, क्योंकि देखिए रोटेशनल बैरियर एनर्जी वाला जो पॉइंट था ये भी कंफ्यूज करता है अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कॉन्सेप्ट भी कंफ्यूज करता है अगर आप रिवाइज कंटिन्यूसली नहीं करेंगे। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when H2 molecule is added to substrate। ठीक है, ये आपकी एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। किताबें आप लोग पढ़ेंगे उसमें पता नहीं क्या क्या बहुत सारा लिखा रहता है, आधी चीज़ें समझ में आती हैं, आधी चीज़ समझ में भी नहीं आती। तो ये मैं जो भी आपको नोट्स दे रही हूँ, जो कुछ भी लिखवा रही हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। आप उसको अपनी
जो लिखवाती हूँ तो मैं आप लोग अपनी नोट्स में बिल्कुल अच्छे से मेंशन करिए, बट जो मैं सेंटेंस भी बता रही हूँ वो भी आप लोग अपनी ही लैंग्वेज में, चाहे हिंदी में ही आप लोग लिख लो, वो अपनी, भाई नोट्स किसको पढ़ने हैं, टीचर तो आ नहीं रहा देखने के लिए। टीचर्स को हम स्कूल में दिखाते थे, कॉलेज वगैरह अब आप लोग पास आउट हो चुके हो, कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो टीचर्स नहीं आएंगे देखने और ना आपको टीचर्स को दिखाना है, खुद पढ़ना है, अपने आप ही लिखना है। तो आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, मतलब आपका कंपटीशन क्लियर होने से होना चाहिए, ना कि बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बनाने से, ठीक। तो अपनी भाषा में भी आप लोग लिख सकते हो, हाँ लेकिन इतनी बुरी लैंग्वेज मत लिख देना कि बाद में समझ में ही ना आए खुद को, थोड़ी अच्छी सी लैंग्वेज में आप लोग लिखिएगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। एक एग्जाम्पल सिंपल सा हमने ये ले लिया, यहाँ पे हमने H2 मॉलिक्यूल को ऐड करवाया और बना क्या, ये इथेन बन गया, ठीक, इथाइन से इथेन। अब क्या हुआ कि जब हमने इथेन बनाया तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई, ये हीट रिलीज हुई है यहाँ पे। एक और मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं, ये यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन का एडिशन करवा रहे हैं, ये 2 थोड़ा और अच्छे से, तो यहाँ पे भी हो क्या रहा है, CH3 तो पहले ही प्रेजेंट था, अब हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो यहाँ पे भी हीट निकल रही है। भाई हाइड्रोजनेशन तो दोनों ही है ना, तो हीट यहाँ पे भी मतलब हीट को, ये स्क्रीन से बाहर चला जाता है, तो हीट यहाँ पे भी निकल रही है, हीट आपकी यहाँ पे भी निकल रही है, दोनों ही हीट निकल रही हैं दोनों जगह। बट अब हम ये कैसे बताएंगे कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब किस में ज़्यादा हीट निकली है ठीक, तो एक फॉर्मूला आप लोग लिखिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये देखिए, चाहे कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, TGT हो, PGT हो GIC हो, या इंटर के बाद जो बच्चे नीट वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं वो हो, या कोई सा भी एग्ज़ाम हो XYZ, चाहे नेट का ही क्यों ना एग्ज़ाम हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं। जैसे हमने GOC पढ़ा, तो GOC के इस चैप्टर के सारे बेसिक्स हम यहीं पे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हर एग्ज़ाम के लिए हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, उसी में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं, आप लोग नहीं रिवाइज़ करेंगे तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि भूलेंगे, इसलिए रिवाइज़ टाइम टू टाइम करते रहिए। फॉर्मूले को हाईलाइटेड या कोई मोटा स्केच होगा उस स्केच से बॉक्स में डालिए ताकि नोट्स खोलने पे आपको तुरंत वो दिखाई दे। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इन दोनों एल्कीन में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। अब क्यों ज़्यादा स्टेबल है इसको आप लोग उसमें पुरानी वीडियो में देखिए, आपको मिलेगा, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसमें 12 है, इसमें 0 है, इस वजह से ये लेस स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये आप लोग जो मेरी पहले वाली वीडियोज़ हैं उसमें पढ़िएगा, मिलेगा आपको। तो ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, तो ये हीट जो है ये लेस है, ये एल्कीन लेस स्टेबल है, तो ये हीट जो है ज़्यादा है, ठीक। अभी कोई पूछे कि A और B में अगर इसे बोलूँ तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन
का ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ए में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी के। क्यों? क्योंकि ए लेस स्टेबल है बी के। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे जीओसी का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, जीओसी 3 पार्ट में मैंने बताया था पढ़ने को ना, तो एक पार्ट हमारा आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोग जीओसी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, उसमें हम लोग कार्बोकैटायन, कार्बेन आयन, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे और हम लोग उनकी स्टेबिलिटी को वहाँ पे देखेंगे। मैंने सिलेबस आपको फर्स्ट वीडियो में ही आई थिंक बता दिया है, तो उसको आप लोग ध्यान नहीं, शायद मैंने नहीं बताया होगा, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, लेकिन जीओसी का सेकंड पार्ट आने वाला है। उस सेकंड पार्ट में आप लोग को जल्दी पता चल जाएगा क्या क्या हम पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन्हीं वीडियोस को पढ़िए, बुक्स उठा के इन्हीं टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और ढेर सारी मेहनत करिए। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।